ऑल राइट, सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। आज हमारे साथ बहुत सारे रैंकर्स हैं। अगर आप गेट एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, रिसेंट ईयर में या फिर आने वाले ईयर्स में, अगर आप गेट एग्ज़ाम के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना चाहते हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी आए और हम कोशिश करेंगे एक पॉइंट पे जाके कंक्लूड करने की। तो इस वीडियो का कैसा रेंज होगा मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि गेट एग्ज़ाम होती क्या है, ताकि हर कोई आसानी से समझ पाए। उसके बाद जैसे जैसे दिसंबर अप्रोच होता है, तब डिफ़िकल्टी कैसे बढ़ती है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज़ हम कोशिश करनी है कि हम ऑडियंस को बता सकें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि गेट एग्ज़ाम होती कैसी है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आज हमारे साथ चारू दत्ता सर है, जिनका फर्स्ट रैंक अचीव हुआ है आईएएस एग्ज़ाम में। हमारे पास सन्मति सर है, जिनका सेकंड रैंक अचीव हुआ है आईएएस एग्ज़ाम में। हाँ, हमारे साथ गेट एग्ज़ाम के स्पेशलिस्ट भी हैं, जिन्होंने 3 टाइम्स गेट का पेपर अटेम्प्ट किया है और तीनों टाइम्स गेट में टॉप रैंक अचीव करा है, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चारू दत्ता सर, आप बताओ कि आप गेट एग्ज़ाम को कैसे विजुअलाइज़ करते हो? आपके लिए गेट एग्ज़ाम क्या है? मेरे लिए गेट एग्ज़ाम एक जो भी इंजीनियर्स है हमारे कंट्री में और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो उनके लिए गेट एग्ज़ाम एक गेटवे है अपने फ्यूचर के लिए। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन को डिसाइड कर ले, वो आगे की पढ़ाई करने का सोचे, अच्छे आईआईटी से आईआईएससी से एमटेक करने का सोच रहे हैं या किसी पब्लिक सेक्टर में जाके जॉब करने का सोच रहे हैं, किसी बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाके साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं या नीटी जैसे बहुत ही अच्छे कॉलेज से एमबीए करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेटवे है, ये गेट एग्ज़ाम है। ये इसलिए मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है और जो भी इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स है अभी पास आउट होने वाले हैं, थर्ड ईयर में है, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और सन्मति सर, आप अगर कुछ बोलना चाहोगे? ओके, गेट के एग्ज़ाम के बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो भी पीएसयू में अपॉर्चुनिटी है, तो उसका फ़ायदा मुझे भी हुआ पर्टिकुलरली गेट का। जो मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन की थी मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में, उसी बेसिस पे कोल इंडिया का भी सेम टू सेम गेट गेट जैसा एग्ज़ाम हुआ और मुझे पीएसयू मिल गया गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के थ्रू। तो जो कोल इंडिया का हुआ उसी के कॉन्फिडेंस से मैंने सोचा कि अभी ईएस का मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी एक बैकअप जॉब है जिसका अच्छा पैकेज है। तो फिर मैंने सोचा ईएस का प्रिपरेशन करना है। तो जो भी ईएस का हुआ है, जो भी मुझे कॉन्फिडेंस मिला वो गेट की एग्ज़ाम और कोल इंडिया के सिलेक्शन के बेसिस से हुआ है। तो गेट एग्ज़ाम अभी भी एक अच्छी एग्ज़ाम है जो लिख सकते हैं हम पीएसयू के अपॉर्चुनिटी और बाकी भी अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। तो दोनों आईएएस रैंकर ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, गेट एग्ज़ाम से क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। पर मैं आशुतोष सर की जर्नी आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को समझ सकें कि गेट एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी रैंक अपना डिज़ायर बना के बैठे हो, आपको अचीव हो। तो आशुतोष सर, आप अपनी एक शॉर्ट में एक जर्नी बताओ कि आपको गेट एग्ज़ाम में सक्सेस, जो आपके लिए सक्सेस है, वो अचीव करने के लिए कितना टाइम लगा? ओके, तो जैसे जर्नी तो लाइक बहुत बड़ी हुई है, 3 साल का लाइक सिर्फ अटेम्प्ट वी कैन सी, बट उसके पहले 1.5 साल का प्रिपरेशन भी होता है, राइट? तो लाइक टोटल 4.5 साल की जर्नी थी। तो शॉर्ट में मैं मेंशन करता हूँ जर्नी, काफ़ी टाइम खाना नहीं चाहूँगा। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीटेक के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 147 रैंक लाया था। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, गेट जैसे सन्मति सर ने बोला है कि कॉन्फिडेंस बहुत देगा। कोई और एग्जाम में भी तुम गेट में उतना अच्छा नहीं कर पाओ, कोई और एग्जाम में उस कॉन्फिडेंस को यूज करके आप रैंक ला सकते हो। EACAR 2 हो सकते हो, EACAR 1 हो सकते हो, राइट? तो कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। और मैं टेस्ट सीरीज देता था, जैसे मुझे याद है कि कम लाइक एस का CBT दिया था मैंने, तो उसमें लाइक मुझे सेकंड रैंक आया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वी डिजर्व मोर, एंड 147 इज़ वेरी गुड, राइट? बट कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड था, तो इसीलिए सारे अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के
एक और अटेम्प्ट देते करके सोचा. नाउ इन सेकंड अटेम्प्ट ऑब्वियसली 147 से अच्छा एक्सपेक्ट करोगे तुम, बट आया 150 अनफॉर्चुनेटली. तो फिर थोड़ा लाइक बुरा लगा कि क्या हो रहा है अपने साथ, सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है वो समझ नहीं रहा था. बट चलते गए. देन मैंने कुछ पर्सनल कोचिंग लिए, मतलब कोचिंग दिए एक्चुअली, एंड एज अ टीचर थोड़ा वर्क किया. तो उसके बाद मुझे लाइक एज से लाइक एज अ डीप लर्न फैकल्टी, आई एम डीप लर्न फैकल्टी. सो उसके बाद मैंने ऐसे ही गेट दिया था थर्ड अटेम्प्ट में. ना एक्सपेक्टेशन थे, ना कुछ लाइक पढ़ाई ज़्यादा हुई थी, लाइक जस्ट रिवीजन थी मेरे पास. तो ऐसे ही गेट दिया एंड आई गॉट 37 रैंक. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. लाइक मैंने सोचा था कि इतना नहीं आएगा थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि उतना दिया नहीं था, बट उसके पीछे 2.5 साल 3 साल की वो स्ट्रेटेजी थी. तो ऐसा है कि इस पे से कंक्लूजन ये निकलेगा कि जितना तुम रिलैक्स होते हो ना, थर्ड अटेम्प्ट में मैं रिलैक्स था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे. राइट, बहुत जन गेट को दिल पे ले लेते, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था. राइट, उसको लाइफ समझ लेते, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. आपका क्या मतलब बोलना है इस पे? मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने जब 2021 में गेट का एग्ज़ाम लिखा, तो मैं उस टाइम BRC में एज अ साइंटिस्ट सिलेक्ट हो गया था, और वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग चल रहा था. और उस टाइम मैंने ऑफ कोर्स सिलेक्शन से पहले ही गेट के एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स आ चुके थे, तो मैंने वो फिलअप किया था. और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जाके एग्ज़ाम लिखूंगा, और मैंने ऐसे ही जाके एग्ज़ाम लिखा. कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी. तो वो एक रिलैक्सेशन था, और दिमाग में ऐसी कोई फोर्स नहीं था, या कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं थी. तो मैंने जाके सिर्फ बैठा और जो भी आ रहा था वो लिखते चला गया, और मुझे 52 रैंक मिला 2021 में. तो ये चीज़ का इम्पैक्ट भी मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है. और ये जो लास्ट के जो डेज होते हैं गेट एग्ज़ाम के लिए, उन दिनों में किसी भी एस्पायरेंट को रिलैक्स रहना ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है. तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो जैसे आशुतोष सर ने बताया है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी इसके नीचे कमेंट कर सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 147 रैंक आया था, वो भी उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं, और सेकेंड अटेम्प्ट में 150 रैंक आया था, तो रुक क्यों नहीं गए, ऐसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ख्याल आएगा. तो जैसे सर ने बताया है, मैं उसे और खुल के बताता हूँ. फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर. ठीक है, बहुत सारे लोग डिज़ायर बहुत हाई रखते हैं, जबकि वो डिज़र्व शायद से नहीं करते होगे. तो डिज़र्व आप कितना रैंक करते हो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपनी टेस्ट सीरीज़ की अगर मार्क्स अगर बता सकते हो, तो शायद से हमें अंदाज़ा मिल सकता है कि आपको 2 अटेम्प्ट्स में जब भी आपका 147 रैंक आया था, तभी उन ईयर में आपके टेस्ट सीरीज़ में रैंक क्या आते थे? लाइक अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ, तो सिर्फ फुल लेंथ, लाइक नंबर से थोड़ा घबराना मत. ठीक है, इट्स नॉट लाइक नंबर ज़रूरी है, बट मैंने फुल लेंथ 50+ फुल लेंथ दिए थे, लाइक बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था. तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सबके कम मार्क्स आते हैं, राइट. उस पर अपन डिस्कशन भी करेंगे कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे क्या डिस्कशन होगा, राइट. तो उसी तरह से मेरा सबसे पहला लाइक टेस्ट मुझे याद है 61 मार्क्स मिले थे. एक्सपेक्टेशंस वॉज वेरी हाई एंड मार्क्स आए सिर्फ 61, बट मैं वहाँ पे हर्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ समवन. एक मेरे भैया थे, उन्होंने कहा था कि लाइक अगर लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट दैट मच पहले टेस्ट में, तो उन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया था 60 इज़ गुड गुड गुड. तो उसलिए मैं उतना हर्ट नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे मैं एंड में पहुंचा, लाइक लास्ट के अगर 30 टेस्ट तुम पकड़ लोगे, तो आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, मतलब टॉप 20 आई वॉज देयर, टॉप 10 भी आता था, लाइक फर्स्ट भी बहुत बार आया, लाइक फोटोज़ भी दिखते होंगे काफ़ी जनों को अगर याद होगा उस समय. तो ऐसा मतलब परफॉर्मेंस था मेरा टेस्ट सीरीज़ में. सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दिए थे, तो उसमें तो और भी अच्छा आ रहा था, टॉप 5 ही था मैं. तो ये चीज़ थी लाइक. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, अगर आपको पता चल रहा है कि आप टेस्ट सीरीज में एक बहुत ही अच्छा रैंक अचीव कर रहे हो, तो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आपको कहाँ पे रुकना है.
आपको पता होना चाहिए कि आप किसका पोटेंशियल रखते हो। जैसे तुम्हें पता था कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है एग्जैक्टली और तुम्हारा वो थर्ड अटेम्प्ट में आ पाया। एग्जैक्टली पर पता चलने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आशुतोष सर ने बताया, चारुदत्ता सर ने भी बताया कि रिलैक्स माइंड रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अभी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है हमारे पास। जैसे आशुतोष सर ने बताया कि उनके पास एक डीप लर्न का जॉब आ चुका था एस से, और सेम जर्नी सन्मति भैया ने भी की है। आप अगर बता सकते हो कि आपने आईएएस एग्जाम लिखने का सोचा कब था और क्यों सोचा था वो तब? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तभी मेरा डिसाइड हो चुका था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कि मुझे आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग या उसी प्लान का पार्ट था कि मैंने एमटेक के लिए एडमिशन ले लिया, ताकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, सिलेक्शन हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मेरे पास एक प्राइवेट वाला अच्छा जॉब चाहिए, ये भी था। तो इसीलिए डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन मैंने किया था एमटेक के लिए। तो उसी हिसाब से मुझे आगे चलकर एमटेक के लिए बाद प्लेसमेंट भी मिला था प्राइवेट कंपनी में। तो 3 साल मैंने जॉब किया, लेकिन माइंड में था कि एक साल कोई भी निकालना है जॉब के रिजाइन करने के बाद, और अच्छी तरह एग्जाम दे देनी है। तो उसके लिए 2019 का जो अटेम्प्ट है उस टाइम पे मैंने रिजाइन करके प्रिपरेशन चालू की। तो इस हिसाब से जर्नी रही यहाँ तक। और उसके बाद 1 साल में तो हुआ नहीं, फिर एक बार 2020 अटेम्प्ट एक बार पीछे लग गया। तो इस बार फिर जो टेस्ट सीरीज जैसे डिस्कशन हुआ था, तो एस की टेस्ट सीरीज में ही मुझे अच्छे मार्क्स आने लगे थे, और एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज यही मानी जाती है जो इंडिया में। तो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट होने वाले आगे, तो उनके नाम दिखने लगते पहले ही। तो वो देखकर मुझे भी लगता था अच्छा, और अच्छा स्कोर आ जाए तो मेरा रैंक आ जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज से जो कॉन्फिडेंस आया, और एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा टेस्ट सीरीज से बहुत बेहतर हुआ। मतलब जब कभी यहाँ टेस्ट सीरीज में मेरा पहले 10 में रैंक आया नहीं एक्चुअली, या 20 के आसपास चलता था, 20-25 के आसपास, लेकिन एक्चुअल में रैंक 2 आ गया। तो इस मतलब टेस्ट सीरीज को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस किया। टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड उसी लेवल का था जो यूपीएससी का होता है, तो वो फायदा कर गया इस तरह। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है ये। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। सन्मति भैया ने अपने इमेच्योर एज में सबसे पहले खुद को सेफ्टी देने का डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अपने जो इनिशियल जैसे ही पास आउट होंगे, अगर उनसे नहीं निकल पा रहे हैं तो बार बार अटेम्प्ट्स देते रहेंगे, उसी में उनका 23-24 ईयर्स आ जाता है और बाद में आप जॉबलेस रह जाते हो। पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस उम्र में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पड़ोसी या फिर आपके जो घर वाले हैं आप पे जॉब का प्रेशर डालेंगे। तो जैसे उन्होंने बोला है कि मैं पहले रिलैक्स था, तो ये इन्होंने अटेम्प्ट्स देते हुए बाद में खुद को रिलैक्स किया। इन्होंने पहले खुद को रिलैक्स किया और बाद में अटेम्प्ट दिया। तो इनका 2 अटेम्प्ट में ही आईएएस एग्जाम क्रैक हुआ है, वो भी ईएससी 2, वो भी आईएएस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही है इस इंटरव्यू में। और सेकेंड चीज़ पे बात करते हैं। लाइक वहाँ पे जाने के पहले लाइक इनका एक डायलॉग मार दूंगा मैं, ठीक है? तो जैसे जर्नीज बहुत बड़ी है, राइट? तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कहिए, लाइक एज अ यूट्यूबर। तो अगर आपको हर किसी की जर्नी जाननी है तो आप बताना, हम स्पेसिफिकली हर एक के साथ वीडियो बनाएंगे। आप पे डिपेंड है कि आप जैसे रिस्पॉन्स दोगे उसके बेसिस पे हम वीडियो बनाएंगे। तो उसके आगे का मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, गेट एग्ज़ाम में ना सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो गेट एग्ज़ाम में और आईएएस एग्ज़ाम में सिलेबस तो सेम है लगभग, पर आईएएस एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम में डिफरेंस कितना है, और किस बच्चे को गेट एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, किट एग्ज़ाम को बच्चे को आईएएस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। और स्टार्ट हम दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आप कर दो। आईएएस एग्जाम बेसिकली एक टेक्नो मैनेजरियल जॉब है, जहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल आपके स्किल्स है वो भी यूज़ करनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा हिस्सा आपको बनना है। और जो भी कोर गवर्नमेंट में ये जॉब आती है, और गेट एग्ज़ाम से जो आपको जॉब्स होंगी वो पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज है जो भी उनमें होंगी, या आपको जैसे पहले बताया रिसर्च में काम करना है। बहुत लोगों को टेक्निकल स्किल्स बहुत लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, या उनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है कि प्राइवेट में भी यूज़ कर सकते हैं। यस बहुत लोगों को रिसर्च बेस्ड जॉब करना होता है कि मुझे
बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, उनको एक्सप्लोर करना है, तो उनके लिए साइंटिस्ट पोजीशंस के जो जॉब्स है, इसरो, DRDO, BRC, ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। एमटेक है, उसके फर्दर आप अगर पढ़ना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी गेट से ओपन होती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि आपका फाइनल जो पोजीशन होगा, एम होगा, वो चेंज होता हो जाएगा अगर आप दोनों में से दोनों एग्ज़ाम को सिलेक्ट करते हो। गेट से अगर जाओगे, गेट के पाथ से, तो आपका फाइनल पोजीशन बहुत ही अलग होगा, और ESE के पाथ से जाओगे तो आपका फाइनल पोजीशन अलग होगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है स्टार्ट करते वक्त। तो सन्मति भैया, मैं आपसे ये पूछने आता हूँ क्योंकि आप हमसे थोड़े सीनियर हो सबसे, तो मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि आप डिसीजन अच्छा ले सकते हो कि गेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 12 महीनों का है। 12 महीनों का है, मतलब एक साल में जनरली हर कोई ट्राई करने की कोशिश करता है, एक साल में ही मुझे रैंक निकालना है। उसमें 10 सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट तो हर किसी के होते ही हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को अगर आप करना चाहते हो तो उसमें एक एस्पिरेंट को टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर उसे कितना सॉर्टेड रहना चाहिए, कितने टाइम की वैल्यू अगर आप बता सकते हो प्रिपरेशन में होती है कि प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट 1 महीना अगर लेके जा रहा है तो कितनी टाइम की वैल्यू और कितना टाइम कम पड़ जाता है बाद में? हाँ, तो गेट के सिलेबस देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि पहले तो इस बात पे भरोसा ही मत करो कि हाउ टू स्कोर 2 डिजिट रैंक इन 2 मंथ्स, इस तरह के जो स्ट्रेटेजी आपको कोई बताने की कोशिश करेगा तो वो ट्रू नहीं है। उनका भी होता है क्या? सबसे पहली बात। तो क्या है कि जैसे गेट का सिलेबस, उसको एटलीस्ट आपको एक टाइम भी पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना है, उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, जो भी बस एक बार एज ए न्यूज़पेपर जैसे पढ़ना है, तो उसी के लिए आप 6 मंथ से 8 मंथ लग ही जाएंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है, ये सब चीजें होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक साल में नहीं हो पा सकता है, ये भी ये चीज है। तो अपने आप की मतलब खुद के पढ़ाई के एक बार लेवल सेट कर लो कि कहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग किस तरह है। उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि अच्छा 2 साल मैं प्लान करूंगा, 2 साल के लिए। एक साल तो मेरे से होगा नहीं, मैं अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं हूँ, जो मेरा पॉइंटर अच्छा नहीं है। तो ये देखकर आप पहले ये भी डिसाइड कर लो कि अच्छा मुझे 2 साल में प्रिपेयर करना है। पहला अटेम्प्ट में एज अ मतलब एक डमी या फिर ऐसे ही दूंगा कि समझने के लिए, एग्जाम को समझने के लिए। आई वुड लाइक टू एड स्मॉल थिंग। तो जैसे आपने बोला कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग लाइक डिस्क्वालीफाई भी अगर होते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भी मुझे लगता है कि वो फील कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएंगे कि नहीं। दैट्स पॉइंट, राइट? लाइक उसको खुद को पता होता है ना, कि वो फील कर पाता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में तभी देना चाहिए, राइट? तो गेट देने से पहले खुद को पहले जज भी करो कि 6 महीने आप ट्राई खुद पढ़ाई करो। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर निकाल के आप 6 महीने की पढ़ाई पे आप बीच में ही दे सकते हो, अक्टूबर नवंबर में अपने घर में बैठकर एग्जाम देकर। सोचो कि मुझे इसमें मतलब 6 महीने पढ़ाई करके 50 मार्क मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा अच्छा रैंक आ सकता है, तभी आप आगे प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के डिसीजन या फिर ड्रॉप आउट करने का, इस तैयारी को, इस प्लान को ड्रॉप आउट करने का भी डिसीजन लेना चाहिए हर एक ने। और जो बोल रहे व्हेन टू गिव अप, हाँ, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, Yes. राइट? यस। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे मिलते हैं कि अभी उनको बताया नहीं जा सकता कि आपकी प्रिपरेशन इतनी इनफ नहीं है कि एक साल में हो सकता है, आपका थोड़ा टाइम ले सकता है। ये बात कोई समझता नहीं है कि अगले बार भी अटेम्प्ट है, अगले अच्छा टाइम पीरियड अगर आपने डिसाइड किया कि 2 साल के लिए मैं करूंगा, तो मैं प्रॉपर हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाऊंगा। अगर एक साल के लिए लिमिट कर दिया तो मुझे 20-20 दिन में सब्जेक्ट फिनिश करने पड़ेंगे, जो कि कैपेसिटी होती नहीं बहुत सारे स्टूडेंट की। तो ये प्लान करना चाहिए। जैसे ये एग्जाम इज नॉट लाइफ, यस, एग्जाम इज जस्ट एन सिर्फ एग्जाम। गेट एग्जाम ही लाइफ नहीं, नहीं कोई भी एग्जाम लाइफ नहीं yes, लेनी वही। चाहिए। और जो स्टार्ट के अटेम्प्ट्स होते हैं आपके, जैसे आप पास आउट होते हो तो गेट देते हो 1 साल 2 साल, तो एक्चुअली वो आपके एक्चुअल अटेम्प्ट है ही नहीं है, क्योंकि आप सीरियस नहीं होते हो, या फिर जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, जो रैंकर आने वाले हैं वो उनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आप उनसे कंपेट कर रहे हो जो आपसे 2-3 एक्चुअल अटेम्प्ट दे चुके हो, तो वो एक्चुअल कंपैरिजन है नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले तो कुछ जॉब सिक्योर कर लो, या फिर प्लान बना लो कि क्या करना है, कब इसमें एंटर होना है और कब निकलना है, इसका भी प्लान होना चाहिए। नहीं तो साइकिल में फंसना बहुत हो जाता है बहुत सारे लोगों से। तो शायद से एक चीज़ सिर्फ वो लोगों में कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे सन्मति भैया ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में दे दो
पर मेरे ख्याल से एक टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट जब भी फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएगा, जैसे पर्सनली मैं जब भी बनाऊंगा मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। बेहतर तरीका मैं बताता हूँ क्या होगा मेरे हिसाब से कि एक एस्पिरेंट को तब गिव अप करना चाहिए जब उसने अपना 100% एफर्ट भी मारा है और उसके बियॉन्ड वो कुछ जा नहीं सकता है। क्योंकि जैसे मेरे हिसाब से ना, कब वो कोई एक साइकिल में फंस जाता है, जब भी उसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया है और पहले अटेम्प्ट में उसने ना थोड़ा कामचोरी किया या फिर थोड़ा टाइम पास किया, फिर उसमें वो फीलिंग है कि मेरे से ना शायद से हो सकता है। और ये फीलिंग तुम में नहीं है एक्चुअल में, ये हर एस्पिरेंट में, दुनिया 1 लाख बच्चों में सब में है। क्योंकि हर किसी ने टाइम पास किया, हर किसी को ये लग रहा है कि मैं फर्स्ट रैंक अचीव कर सकता हूँ। पर इसके बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप कर सकता हूँ या फिर आगे जाना चाहिए, दोनों गलत इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारा अगर टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर तुम करना ही चाहते हो, अगर किसका होगा ही जुनून में करना है तो वो भी कर जाएगा, क्योंकि वो उसे, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं, कॉन्सेप्ट है फाइनली। और रैंक 1 नहीं आ सकते शायद से, पर अंडर 500, अंडर 1000 एक IIT में जा सकता है इंसान। तो मेरे हिसाब से गिव अप तब करना चाहिए इंसान को जब भी आपने अपना 100% दिया है पहले अटेम्प्ट में भी, फिर भी कुछ लक बाय चांस हुआ, फिर लक बाय चांस वाला इफेक्ट आपने टेस्ट सीरीज से इग्नोर किया, मतलब इम्प्रूव किया, और फिर भी नहीं हुआ तो आप जा सकते हो क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। और जैसे टेस्ट सीरीज की बात आई है, और टेस्ट सीरीज आशुतोष सर ने बहुत दिए हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है आशुतोष सर आपसे, टेस्ट सीरीज में ना बहुत बार स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आता है, फिर वो स्टूडेंट पूछते हैं हर किसी से, सर मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मैंने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने ये वर्कबुक भी सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर के बुक भी सॉल्व किए थे, फिर भी मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आए, तो मैं क्या कैपेबल नहीं हूँ क्या गेट एग्जाम के लिए? अगर ऐसा है तो डायरेक्ट गेट एग्जाम दो ना, टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे? दैट्स माय क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज हम क्यों देते? क्योंकि हम एकदम से गेट एग्जाम नहीं दे सकते। कोई भी एकदम से इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, बट इतना एकदम से परफॉर्म नहीं कर पाता है गुड, राइट। उसको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट लगता है, थोड़ा काफ़ी चीज़ें होती है, टेस्ट सीरीज काफ़ी चीज़ें सिखाती है, कभी कभी रिकॉल नहीं होती है चीज़ें, तो काफ़ी टेस्ट सीरीज यही चीज़ें तुम्हारा इम्प्रूव करेंगी। तो अगर स्टार्टिंग के टेस्ट में अगर तुम खुद को जज कर रहे हो ना, बहुत गलत है। दिमाग में यही रखना है कि टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हम, टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे? क्योंकि हमें गेट में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम डायरेक्टली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम एक सीढ़ियां यूज कर रहे हैं। अब वही सीढ़ी अगर एक ही सीढ़ी पे कूदी मारोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, उसको इम्प्रूव भी करना है टेस्ट टू टेस्ट। जैसे सिली मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, एग्री करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, तो 50 अगर सिली मिस्टेक हो रही है फर्स्ट टेस्ट में, आई थिंक इट्स नो प्रॉब्लम। सेकंड टेस्ट में अगर 100 मिस्टेक्स भी हो रही है तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज का अगर एक भी मिस्टेक आप यहाँ पे रिपीट करते हो तो, राइट, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। मिस्टेक्स हो गए तो और अच्छा होगा और जहन में होगा। एक याद है मुझे, एक क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो मेरे साथ एक भैया थे मेरे साथ, ठीक है, ही इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो वो जब क्वेश्चन क्लास में पूछा था तब मैं उसको कर नहीं पाया था एक्चुअली, और वो कर दिए थे। सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक हुई थी ना, इसलिए मुझे ज़्यादा याद था, राइट, तो मैं उसको वहाँ पे करेक्ट किया और उन्होंने लाइटली ले लिया। तो मिस्टेक होना और अच्छी चीज़ है एक्चुअली। अब उनकी उसमें मिस्टेक हुई, ठीक है, टेस्ट सीरीज में ही थी, अगर वो मेन एग्जाम में आता तो उनका भी नहीं होता, मतलब उनका भी मिस्टेक नहीं होता, सॉल्व हो जाता, राइट। तो मैं ये पॉइंट्स रखना चाहूँगा। आप क्या बोलोगे इस बारे में? एक्चुअली टेस्ट सीरीज का ये होता है कि समझो कोई टेस्ट दे रहा हूँ मैं, जैसे यूएससी मेंस की टेस्ट दे रहा हूँ 300 मार्क्स की, तो पहले मेरी अच्छी सी प्रिपरेशन है नहीं है, या फिर जो भी किया है लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छा परफॉर्म हो पाएगा, और टेस्ट दी मैंने और मुझे कम मार्क आ गए। लेकिन टेस्ट के बाद भी एक पोस्ट एनालिसिस नाम की चीज़ होती है, जिसको एनालिसिस करके आगे और पढ़ाई कर सकते हैं हम। मतलब कोई एक स्टूडेंट ऐसे हो सकता है कि टेस्ट देने से पहले सब कुछ पढ़ाई कर ली, टेस्ट दे दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, आगे चल गए, खत्म। हाँ। दूसरा एक हो सकता है कि पहले थोड़ी प्रिपरेशन हो गई, टेस्ट दे दी, उसके बाद पोस्ट एनालिसिस किया और अच्छी से प्रिपरेशन की, जो पहले स्टूडेंट ने की थी एक नंबर उससे भी ज़्यादा इसने अच्छे की, तो
मार्क्स तो कम आ गए, लेकिन अच्छा एनालिसिस के बाद वो टेस्ट मेरा अच्छा बन गया वहाँ के कंसेप्ट। बहुत ही सही है। पॉइंट तो ये हो सकता है। या सही है। तो चारुदत्ता सर, अगर आप एनालिसिस कैसे करते हैं बता सकते हो? टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना है? पहले तो मैं एक टेस्ट देने के बाद पहले तो अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट है या कोई भी, तो उसको टाइम स्लॉट फिक्स करके उसी टाइम स्लॉट में जितना कि एक्चुअल एग्जाम में होता है उतने में देने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर टेस्ट में मेरा अटेम्प्ट कम हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेड है उससे कम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं ऑनेस्ट रहूँगा खुद से और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करूँगा। ये पहली मेरी स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद कुछ टाइम देना टेस्ट एनालिसिस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसी दिन अगर आप दे पाओ उस टेस्ट का एनालिसिस के लिए टाइम, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर 2-3 दिन बाद कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका वो फ्लो चला जाएगा, और शायद से छूट भी जाएगा। आपको फिर मन नहीं करेगा तो ये चीज़ मिस होंगी। तो टेस्ट दिया, पहले तो कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए इसको पहले नोट कर लो कि ये मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए। उन क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें सिली मिस्टेक्स थी, कि इन क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी। मुझे सब आता था, कंसेप्ट पता थे, फॉर्मूले याद थे, पर कुछ मिस कर दिया, रेडियस की जगह डायमीटर ले लिया या यूनिट में कुछ खराबी कर दी। तो ऐसे सिली मिस्टेक वाली पॉइंट्स में ऐड एक पेज निकालता खुद की रहूंगा। लैंग्वेज में, राइट? खुद की लैंग्वेज में हाँ, लिखिए, लाइक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई नोटबुक थोड़ी खोल के देखने वाला है आपकी, राइट? यस। ये सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। तो एक पेज लेता था, उस पे लिखता था ये सिली मिस्टेक है। फिर कौन सी चीजें जिसमें क्वेश्चन हार्ड था, मैं कंसेप्ट नहीं समझ पाया, उन क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करता था। मेरे जो नोट्स थे या कोई नोटबुक बनाई है टेस्ट के लिए, तो उसमें नोट डाउन करता था कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये मैंने गलत किया, ये कंसेप्ट मैं समझ नहीं पाया। और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, अटेम्प्ट नहीं किया था, उसमें से जो हार्ड चीज़ें वो नोट करता था। तो इसी तरह मेरा एक क्वेश्चन का अच्छा सा नोट्स भी बन जाता था, और सिली मिस्टेक का एक पेज होता था, वो भी बन जाता था कि ये सिली मिस्टेक मुझे अगले टेक्स्ट में दोहरानी नहीं है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। ये आप फाइनल एग्जाम तक, एक्चुअल एग्जाम तक ये पेज कैरी कर सकते हो, और अपनी मिस्टेक से वो कम से कम करने की कोशिश कर सकते हो। और उससे एक्चुअली में होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे दोस्तों ने भी ऑब्जर्व किया है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है ये सिली मिस्टेक कम करने के लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, लाइक ज़रूर आपने भी ये किया होगा, राइट? देखो, बहुत जन क्या करते हैं, जब भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो सपोज कोई क्वेश्चन का गलत हो गया, आई थिंक करेक्ट हूँ कि नहीं बताना मुझे, तो वो सिर्फ लाइक लिख देते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर एंड दैट्स इट, उसका सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ, बस। अब क्या होता है कि जब भी उनको रिवाइज करना है वो चीज़, उनको टेस्ट सीरीज खोलना पड़ता है। वो टेस्ट सीरीज खोलने के बाद उनको देखना पड़ता है कि वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, राइट? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जब भी लॉन्ग प्रोसेस है तो लोग नहीं करते हैं, कितना अवॉइड करते हैं। बट वही अगर तुमने गिवन डेटा लिख दिया वहाँ पे, क्वेश्चन में मेन की पॉइंट्स लिख दिए, राइट, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, नोटबुक हैंडी है, जैसे आपने बोला कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, राइट? मिस्टेक की नोटबुक तो बनाओ। हाँ, नहीं, क्वेश्चन भी होना चाहिए, सिर्फ मिस्टेक्स नहीं लिखना चाहिए, मिस्टेक्स के साथ साथ क्वेश्चन भी लिखना चाहिए। टेस्ट सीरीज डबल खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लॉन्ग प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, एकदम हैंडी होना चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट? सही बात बोली आपने। तो टेस्ट सीरीज ऑनेस्टी जो इस चारुदत्त ने बात की, उससे रिलेटेड मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि पुणे में 2019 अटेम्प्ट के लिए मैं एस के सेंटर पे गया था मेंस की टेस्ट सीरीज देने के लिए। तो वहाँ पे 5:30 से 8:30 सैटरडे को एग्ज़ाम थी हमारी जो मेंस की। तो मैं पेपर दे दिए सबको, सब स्टूडेंट हम बैठे हुए थे, और जो भी सुपरवाइजर थे वो चले गए, लास्ट में आधा घंटा बाहर खड़े हुए थे। तो हम सब ने क्या किया, मतलब मैंने और बाकी भी सब ने यही किया कि अपना पेपर मेंस का कंप्लीट होने से 5 मिनट पहले ही वहां सामने जाकर टेबल पे रख दिया, और सब अपने अपने बाहर निकल गए। किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि सुपरवाइजर नहीं है तो 5 मिनट में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। ये टेस्ट सीरीज की ऑनेस्टी थी कि मेरा पेपर हो गया ना, बात खत्म। एक्चुअल एग्जाम में मुझे कोई भी 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है, 10 मिनट या ये हुई। तो फिर ऑनेस्टी रखी। तो उस टाइम के जिन्होंने भी ये स्टार्ट किया, मतलब उस बैच के, जब मैं टेस्ट सीरीज बैठा हुआ था तो 7-8 लोग थे, उसमें से सबसे ज्यादा मतलब 4 सिलेक्शन, जहाँ 8 लोग बैठे उसमें से 4 एक्चुअल लिस्ट में नाम है उसमें। एग्जैक्टली, ये ऑनेस्टी का, और ऑनेस्टी खुद से होनी चाहिए, दूसरों के साथ लाइक
कोई ये नहीं है, ऑनेस्टी खुद से होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइक अगर तुम कुछ लाइक कम कर रहे हो पढ़ाई में, राइट, यू आर थिंकिंग कि थोड़ा सा आज 2 घंटा कम पढ़ लेते, किसी और का नुकसान थोड़ी हो रहा है उसमें, तुम्हारा खुद का हो रहा है, राइट। तो ऑनेस्टी खुद के साथ होनी चाहिए, पूरा लॉयल होनी चाहिए। बहुत ही वो गूज़बम्प्स वाली स्टोरी सनमति सर ने बताई। नहीं, ये हुआ था कि Yes, सबने yes, बहुत अपने बढ़िया। क्योंकि आप सामने रख दिए और अपने आप 8:30 बजे के 5 मिनट पहले बाहर निकल और गए उसमें थे। से रैंकर्स भी है। हाँ, होंगे ही, होने ही चाहिए, इसमें से तो exactly. रैंकर पिछली निकलेंगे। बार के मैं इसके रैंकर जो वहां बैठे हुए थे उनका नाम भी बता देता हूँ। अमेय बंडगार 46 रैंक और समाधान बोरकर 18 या 19 रैंक 2009, वो वही क्लासरूम बैठे थे, अरे उन्होंने भी वो कॉपी रख दी थी, मैंने भी yes, रख दी yes. थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। उसके बाद तो ऑफलाइन का चांस ही नहीं मिला, जो 2019 में था, उसके बाद तो कोविड की वजह से घर से ही टेस्ट दिया। एग्जैक्टली। तो वो एक्सपीरियंस मुझे काफी बहुत हेल्पफुल हुआ है इसका, वहाँ सेंटर में जाकर जो मैंने 10-12 टेस्ट दिया ना मेंस के, तो वो बहुत फायदा कर गया मुझे, क्योंकि उसके बाद 2020 के अटेम्प्ट के लिए जिसका भी फर्स्ट होगा ना मेंस का, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाया कि मतलब एक्चुअल एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज देकर देखूं वहाँ जाके सेंटर पे। तो मैंने पिछली बार दे चुका था, तो वही एक्सपीरियंस मैंने कैरी किया। मतलब पुराना एक्सपीरियंस आपको साथ दिया सबको वहाँ पे। सबको वही, वो जो जिसके पास है पुराना वही फायदा तो फिर अगर हम बात करें उस साल के लोग, मतलब बच्चों की, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उन लोगों का उस टाइम पे Means- तो थोड़ा फायदा हो सकता है, मतलब हुआ होगा उनको। हाँ, तो यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आई है। सबसे पहला चीज़ हॉनेस्टी और मिस्टेक। हॉनेस्टी के और भी बहुत सारे जगह पे आपको हॉनेस्टी दिखानी है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं ना, आप गेट एग्ज़ाम में 3 घंटे छोड़ के जा नहीं सकते, तो आपको 3 के 3 घंटे वहाँ पे वैसे के वैसे बैठना है। घर पे कुछ खाना खाने के लिए वेट नहीं जाना है, वापस पॉज़ करके वापस आ नहीं जाना है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल है, पर गेट एग्ज़ाम में आपको अवेलेबल नहीं होगी। और मेजॉरिटी लोग का वही प्रॉब्लम होता है कि 3 घंटे कैसे मैनेज करे कि वो 65 के 65 क्वेश्चंस में अपना कंसंट्रेशन बना सके, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझे लगता है गेट एग्जाम का बाहर आके बन सकता है हर किसी से। एग्जैक्टली। और रैंकर वो होता है जो 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस एफिशिएंटली सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से मिलेगी। और दूसरी एक चीज पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे अभी आपका रैंक आया AR1, राइट, एंड आई एम श्योर अबाउट कि अभी जैसे मार्केट में चल रहा है कि लाइक बच्चे ज़्यादा बिजी इसमें है कि लाइक कौन से टीचर बेस्ट है, किधर क्या चल रहा है, ताकि कंटेंट के बेस पे अगर कंटेंट से कंपेयर करें तो लोगों का ध्यान ज़्यादा इधर उधर है, राइट। आपको क्या पता था ये चीज़ें लाइक बिफोर गेटिंग रैंक कि ऐसी चीज़ें भी चल रही है मार्केट में? मतलब टीचर्स की हेराफेरी चल रही है, आपको पता था क्या? नहीं, ये तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, पर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो उस पे फेथ रखना कि ये सही पढ़ा रहे और दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, इसको उससे ले ये जो आना। बाकी का चलता रहता है ट्रोलिंग और ये हेरा फेरी, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अपना एग्जाम ही अपना फोकस है, उस पे 100% फोकस रखना है, अपना प्रिपरेशन चालू रखना है। टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उसको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा उसको उससे रिजल्ट लाने की कोशिश करनी है। यही अपना फोकस होना चाहिए। बाकी की जो चीज़ें चल रही है, दुनिया भर की कुछ भी बातें चल रही है, कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, ये अपने के मायने नहीं रखता। हमें एग्जाम क्लियर करके बाहर निकालना है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अच्छी पोजीशन पे जाके बैठना है, क्यों जिससे की वजह से हम समाज का कुछ अच्छा काम कर सके। कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, yes. कुछ देख सकते हो, बट कंट्रोवर्सी में क्यों फंस रहे हो ना? लाइक वो लाइव आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे, कुछ गर्मा गर्म मिलेंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, रैंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी रैंकर है, आई थिंक कि उनको नहीं पता था बिफोर गेटिंग रैंक कि ये चीजें क्या चल रही है, राइट। तो वो तो छुपे इससे रहते आपको हैं। पता चलता है कि रैंकर्स को ये सब पता नहीं होता, उन बच्चों को ये सब पता होता है जो हमेशा अपनी अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं। वो दूसरा पॉइंट में मेंशन करना रह गया था मिस्टेक्स के बारे में, कि मिस्टेक एक इंसान भूल नहीं पाता है। लोगों को लगता है कि पहला प्यार हम भूल नहीं पाते, पर ऐसा नहीं है। वो वही लोग बोलते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया या फिर इन्हें पहला प्यार छोड़ के चला गया। इससे ही पता चलता है कि वो भी अपनी मिस्टेक्स भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम कभी भी वो चीज़ भूलते नहीं है जो चीज़ हमें हमारी ईगो हर्ट करती है। तो जब भी आपका ईगो हर्ट होगा तो टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं करना कि मिस्टेक करने जाना है,
सीरियसली लो टेस्ट सीरीज को। क्या और ठुकरा अगर के बाद मेरा में अगर प्यार, आपका ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ ईगो। टेस्ट सीरीज को सीरियसली लो, और उसके बाद अगर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उन्हें भी सीरियसली लो। अगर डीमोटिवेशन आ रहा है आने दो, वही आपको याद दिलाएगा कि एक्चुअल गेट एग्जाम में मेरा वो मिस्टेक हुआ था, सिमिलर क्वेश्चन मुझे अभी आया है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना ना लोगों को पसंद नहीं है, और मेरे को लगता है कि ये भी ईगो से रिलेटेड ही है, कैसे मैं बाद में बताता हूँ, पर मैं आपका सुनने आता हूँ। रिवीजन कितना मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बार ना मेरे हिसाब से सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो, एक सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया, 5वां सब्जेक्ट हो गया, ऐसे 10 सब्जेक्ट करते गए, बाद में जब भी रिवीजन करने आते हैं ऐसा ऐसा लगता है कि अरे वापस अब शायद से प्रिपरेशन होने वाला है। तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना चाहिए? रिवीजन, और पहली बात तो ये कि रिवीजन नाम की कोई चीज होती है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं, सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। लेकिन स्टडी 50% है, रिवीजन भी 50% मैटर करती है प्रिपरेशन में। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कंटिन्यूस गेट में 60 आ रहे, 50 आ रहे, तो उनके इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पूछा कि आपको रिवीजन पता है कि क्या होता है, तो उन्होंने रिवीजन तो करते नहीं, सिर्फ पढ़ते पढ़ते प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये बताया। बहुत सारे हाँ, शॉर्ट नोट्स revision बनाए, वीडियो देखते हैं। कुछ तो क्वेश्चन पूछते कितने बार रिवाइज करे, अब कितने हाँ। बार कैसे बताए, सिंपल सी चीज है। तो बताइए, रिवाइज बताइए। इसीलिए करना होता है कि आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम ले रहे हो, रिवाइज करने के बाद उसका टाइम रिड्यूस होता है धीरे धीरे। जो 5 मिनट में कर रहे हो एक्चुअल एग्जाम में हमें आपको 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके इसीलिए बार बार पढ़ना है या बार बार रिवाइज करनी है। और एक बात होती है कि समझो हमने पहले 2 या 3 दिन पढ़ लिया एग्जाम का दिन, और पहले 2-3 दिन पहला स्टार्ट का जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की हमने, वो पहला दिन, उस दिन हम सब नया पढ़ेंगे, रिवाइज के लिए कुछ है नहीं, स्टार्ट की है प्रिपरेशन तो। और जो एग्जाम के पहले वाला दिन होता है उस दिन नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यू पढ़ने वाले, नया पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे नया कम करो। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से धीरे धीरे कम करते जाओ। अगर बीच में 6 महीने हो गए तो उसमें 4 घंटे आपका स्टडी होना चाहिए, 4 घंटा रिवीजन, और एग्जाम के एक दिन पहले 8 घंटे आपके रिवीजन। पैरेलली चलना चाहिए। पैरेलली रिवीजन कंटिन्यूस चलनी चाहिए। अगर 5-6 दिन पढ़ते हो तो संडे के दिन पहले 6 दिन जो भी पढ़ा है उसका पूरा दिन रिवाइज करना चाहिए। फिर 15 दिन बाद या फिर डेली रिवीजन भी कुछ लोग प्लान बनाते हैं, तो वो भी करना चाहिए। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। जैसे अगर टीचर क्लास में एक आधा कंसेप्ट पढ़ाता है, ठीक है, एक सिंपल कंसेप्ट है, और उस पर सिंपल क्वेश्चन उसके बाद देता है, कौन सा बच्चा होगा जो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा? सिंपल सी बात है, हर कोई करेगा अगर उसने कंसेप्ट सुना है तो, ठीक है। अगर उसने कंसेप्ट सुना है और क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व कर लेगा। सेम क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज गेट एग्जाम में आता है तो क्या वो सॉल्व कर पाता है? क्या वो सारे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं? नहीं। क्यों? टाइम जो स्पैन हो गया ना, उसमें उनकी इफिशिएंसी कम होगी उस कंसेप्ट को समझने में। उसके जो की पॉइंट्स थे ना कंसेप्ट के, वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाते। बचपन की यादें थोड़ी याद रहती है हमें, राइट? सारे यादें नहीं याद रहती, बट जो इम्पैक्ट करती, राइट, जो रिपीट होती कुछ चीजें, वो याद रहती है, राइट? तो रिवीजन इज जस्ट अ कैरियर कि तुम्हारा वो इफिशिएंसी एक जगह से गेट एग्जाम तक लेके जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, रिवीजन नहीं किया तो वो पढ़ाई वेस्ट है। सिंपल सी बात है, तुम कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे तो वेस्ट है, राइट? मैं ये कहूँगा कि अगर आप जर्नी कर रहे हो गेट एग्जाम की किसी कार में बैठ के, तो उस कार का फ्यूल है वो रिवीजन है। Exactly, हाँ। अगर फ्यूल ही नहीं होगा फ्यूल तो ही आपकी नहीं है तो- कार फाइनल गोल तक नहीं पहुंच वो पाएगी। मर्सिडीज हो या जैगुआर हो, हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है विदाउट फ्यूल। और अगर आपकी कोई खटारा गाड़ी भी है पर आपका फ्यूल बहुत आपके पास है, तो आप फाइनल एम तक, गोल तक पहुंच पाओगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना आशुतोष सर ने, आपने भी एक सही मुहावरा दिया है जो शायद से लोगों को बहुत दिमाग में भी छप जाएगा, पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ मेरे सामने आई है, वो जो हमारा सेकंड में क्वेश्चन सोच ही रहा था, तो वो क्या है कि इन्होंने बताया कि वो क्वेश्चन आप तभी के तभी कर पा रहे हो और सेम लेवल का क्वेश्चन आप गेट एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो। एक फीचर है उसमें, वो रिवीजन पे डिपेंडेंट है। दूसरा फीचर मैं सोचता हूँ ये भी डिपेंडेंट है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन टफ आया था, फिर आसान आया था, या फिर आपके फेवरेट सब्जेक्ट का आया था, या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट का आया था। अगर किसी स्टूडेंट का पेपर का सेट है जिसमें उसके 5 के 5 क्वेश्चंस नहीं बने स्टार्टिंग के, जरूरी नहीं उसने ऑर्डर में चुने, कैसे भी रैंडमली भी चुने हैं, पर 5 के 5 क्वेश्चंस नहीं बने हैं, वो भी उस फेस में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को?
या फिर उस चीज़ के लिए कैसे एक इंसान खुद को प्रिपेयर कर सकता है उस टाइम के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि क्या सॉल्व करना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या सॉल्व ना करे। भले ही वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, भले ही वो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हो, राइट। इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या सॉल्व ना करे, राइट। लाइक JEE में भी यही बताते हैं JEE के प्रिपरेशन में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़ कि क्या सॉल्व ना करे। और ESE में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है कि लाइक एलिमिनेशन होता है। तो आप ऐड करिए इस पे थोड़ा पॉइंट्स। पर मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपने मिस्टेक कर दी है, ओके, तब क्या करें? मिस्टेक इन द सेंस? मतलब आपने रॉन्ग क्वेश्चन चूज कर लिया है, हाँ, ओके। 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग चूज कर लिए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आइडियली जो आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, वो हर इंसान के साथ हो। तो उस केस में कैसा एक इंसान खुद को माइंड स्टेबल रख सकता है, और वो माइंड स्टेबल रखना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ होता है कि नहीं, मतलब सबसे पहले। एग्जैक्टली सही बात वो है। इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। माइंड स्टेबल रखना एग्जाम के वक्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये फटाक से नहीं आएगी चीज़, डायरेक्टली नहीं आएगी। इसीलिए तो टेस्ट सीरीज है कि आप टेस्ट सीरीज देते जाओगे, एक आध टेस्ट आपको हार्ड मिलेगी तो उसमें आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे एक्चुअल गेट एग्जाम में भी मेरे साथ ये हो सकता है, तो मैं इस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहूं, अपने माइंड को कैसे मैं प्रिपेयर्ड रख सकता हूँ इस टेस्ट का मैं एक्सपीरियंस लेके। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज लेके। और ये स्ट्रेटेजी है कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोगों का ऐसा बैड लक होगा कि अब गेट में तो क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं, कौन सा भी क्वेश्चन ऑर्डर चेंज होती है, तो एक आध स्टूडेंट का हो सकता है बैड लक है, उसको सारे डिफिकल्ट सब क्वेश्चंस स्टार्ट में ही आ गए। तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस जो लग रहे हैं कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा स्किप करके आगे जाना है। आगे जाके कोई ना कोई सिंपल वाला सवाल आ जाएगा, उस पे वर्क करना है, उनको लेना है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। तो पेपर में ईगो पे स्टिक नहीं रहना है। हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को बनाना नहीं है, यही आप कहना चाहते हो? Yes, एग्जैक्टली। yes, लाइक 100%। बाहर निकलने के बाद कोई ये थोड़ी पूछेगा कि तुमको मैथ्स में कितने आए रे, तुमको इसमें कितने आए रे, एप्टीट्यूड में कितने आए, टेक्निकल में कितने, ये नहीं पूछेगा। टोटल 100 में से कितने आए या फिर 300 में से कितने आए, राइट। तुम्हारा रैंक क्या है वही पूछा जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को ईगो नहीं ले सकते ना, एक ही लाइक सब्जेक्ट को ईगो में नहीं ले सकते हम। बहुत सारे बच्चे मतलब एग्ज़ाम देने के बाद मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते, अरे जियोटेक से इतने क्वेश्चन आए थे, अब मैथ्स से इतने क्वेश्चन आए थे, राइट, मैकेनिकल का टॉम से इतने क्वेश्चन आए थे, राइट। मतलब ऐसे होता है। बट मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे याद नहीं था एक्चुअली, तीनों अटेम्प्ट में मुझे याद नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा। मैं पूरा पेपर एज अ पेपर सॉल्व करके आया, उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया मैंने, राइट। जो भी दिमाग में था वो वहाँ पे पुट किया। तो जब ये डिस्टिंग्विश नहीं करोगे ना, तब और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। ईगो में नहीं लेना है। जो आपने बोला था कि 5 क्वेश्चन अगर नहीं आ गए, कंटिन्यूअसली 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए सेट में, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के माइंड में ये हो जाता है कि माइंड ब्लॉक, अभी तो इस साल का तो पीएससी गया, रैंक गया, सब कुछ गया, लाइफ गई, यहाँ तक लाइफ गई। हाँ, एक्चुअल में होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले 5 ही डिफिकल्ट है, आगे के 60 आपके लिए इजी हो सकते हैं और अच्छा रैंक। तो मेंटली जब आप कोलैप्स हो जाते हो ना, तो इसके आगे के आने वाले क्वेश्चन पे भी उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इससे पहले क्या नहीं करना है, तो मेंटेलिटी स्टेबल रखनी, मतलब उस तरह की होने नहीं देनी कि आप सब कुछ गए, रुक जाओ, 5 गए और 2 भी डिफिकल्ट आ सकते, समझो 7 ही गए ना, तो वो तो 7 आप छोड़ने वाले थे, वही 7 आ गए स्टार्ट में, तो आगे आपका अच्छा पेपर हो सकता है। काफ़ी जन कहते हैं कि मेडिटेशन विल हेल्प। मैं तो नहीं कर पाया, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं कर पाया। बट वो हेल्प करता है बोलते हैं, और सच्ची करता ही है। लाइक जो भी मेडिटेशन कर चुके हैं मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी स्टेबल माइंड होता है उनका, और वही एग्ज़ाम में फ़र्क पड़ेगा। कर सकते होगे तो बहुत ही अच्छा है, करिए, राइट, वो बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन का क्या, एक्चुअली जो गेट देते हैं वो एस्पिरेंट 23, 24, 25 एज के होते हैं। तो ये एज है नहीं है कि प्रेशर लेकर बहुत कुछ, मतलब प्रेशर लेकर अरे बाप रे क्या हो रहा है और मेडिटेशन से अब मेरी शांति होगी। एक्चुअली ये एज तो आपका यंग एज होता है, खुशी में जीना तो नहीं चाहिए। कर पाया ना। हाँ, तो इस मतलब छोटे छोटे काम के लिए मेडिटेशन लगाओगे
तो मतलब बस यही लिमिटेशन मेडिटेशन नहीं होने का फिर अभी प्रेशर आएगा। हाँ वही नहीं, था। तो सिर्फ एग्जाम के लिए छोटी एग्जाम देनी है गेट, और उसके लिए पीछे लगे हो, अच्छा मेडिटेशन करो, अलग exercise प्रॉब्लम करो, सॉल्व कर रहे हो। उसको रिलैक्स ही लो, 7-8 घंटे पढ़ाई करो रिलैक्स में, जो भी वीडियो देखते हो आप ऑनलाइन पे उसको मतलब अच्छे से एनालाइज करो, नोट्स बनाओ, उसी के लिए मेडिटेशन इतने छोटे के लिए इतना ये मत ले लो टेंशन। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ, और एक चीज इन्होंने बताया कि 60 क्वेश्चन आगे के आसान हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हो सकता है आगे के सिर्फ आगे के और 10 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आए, और हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी ही ज्यादा हो। वो भी हो सकता है। वही पेपर हो सकता हाँ। है ना, तो फिर टेंशन। तो अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ये सोचो कि मैंने इतनी मेहनत की है ना, अगर मेरे नहीं बन रहे तो इस लाखों के बच्चों में मेजोरिटी के नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली ये हुआ हम दोनों के साथ। 2019 का ईएससी का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट आ चुका था, जो स्कोर देखकर कट ऑफ देखकर आप समझ पाओगे जो हाँ। हुआ है सबके साथ। तो प्रीलिम का डिफिकल्ट आया था, तो पहले आधा घंटे में तो मैं यहाँ वहाँ देख रहा था कि आजू बाजू में मतलब क्या चल रहा है, तो सब प्रेशर में कुछ पेपर में कुछ आवाज कर रही हो, तो फिर समझ में आ गया। पूरा पेपर मैंने देखा लास्ट तक कि सबको यही लेवल दिया तो हुआ है। दूसरों को देख के जज किया आपने। हाँ किया मैं, हाँ। वही ऑप्शन बचा हुआ था मेरे पास, क्योंकि हाँ। बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो मैंने फिर अपने आप को शांत किया और बोला कि इस पेपर में मुझे 100 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन भी मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ तो मुझे 80 मार्क आ जाएंगे, और बहुत स्कोर है। जो मेरा सिलेक्शन हुआ उस पर मेरे 87 मार्क्स आ चुके। मतलब इस हिसाब से मेरा मैं तो कहता हूँ कि लाइक अभी जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, भले रियलिटी में ना हो, बट वहाँ पे तो भी 3 घंटे में कम से कम हम खुद को तोप समझना चाहिए, राइट? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए उस 3 घंटे में। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा पेपर बिगाड़ना इट्स नॉट मतलब मीनिंगफुल। तो जो बात कर रहे थे 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वहाँ पूरा पेपर ही डिफिकल्ट आया। सोचो इंडिया में किसी को आएगा ही नहीं वो 5 क्वेश्चन, बस सिंपल। हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स ही 25 मार्क हो। सोचो हुआ है वही तो। उस 3 घंटे के लिए सोचो, कम से कम उस 3 घंटे के लिए सोचो, ऐसा नहीं कि तुम तो हो। तो यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट आएगा तो सोचो मत कि अरे यार मेरा तो बैड लक आ गया। तुम्हारी चांदी हो गई है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वही क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका रैंक अभी लक पे नहीं डिपेंडेंट है। कोई हो सकता है कि वही क्वेश्चन आसान टॉपिक आपने नहीं किया हो और छोटा टॉपिक किसने सब आसान ही किए हो, उसका फायदा हो जाता है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स में कंपटीशन रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा अगर आपका पेपर डिफिकल्टी आएगा। और प्रे करो और अगर आप सीरियस हो तो हाँ, अगर आप सीरियस हो तो प्रे करो कि आपका पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, एस्पिरेंट ना ये बताता है, ये इसमें ऐड नहीं करना था पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट की बात आई है। मैं उस टेस्ट सीरीज को रेलेवेंट बताऊंगा जिससे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे ना तो ये किसी काम की नहीं, इररिलेवेंट है। ये टेस्ट सीरीज ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन डाल रही है तो ये ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये माइंडसेट आपको कैसा लगता है कि पेपर टेस्ट सीरीज में मार्क्स आने चाहिए या किसी, यहाँ पे हम रैंक वीडियो क्यों बना रहे हैं मैं सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि इन तीनों ने ना गेट एग्जाम में या फिर आईएएस एग्जाम में रैंक निकाला है। तुम्हारा एस एकेडमी में जब भी आपका टॉप 10 में रैंक आया था, किसी ने आपके साथ वीडियो नहीं बनाया था। रैंक लाना है फाइनल एग्जाम में, रैंक इज इंपॉर्टेंट, लाना है, टेस्ट सीरीज में नहीं। तो हम कंक्लूड करते हैं, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। हर कोई अपना अपना एक कुछ भी टिप या फिर मुहावरा देना चाहता है तो दे सकते हो। बोलते हैं कि लाइक एक जगह पे सुना था मैंने कि इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, राइट? बट अगर नसीब साथ दिया ना तो इंजीनियर भी बन जाता है, बोलते हैं। तो गेट इज़ लाइक दैट, अगर इंजीनियर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यार, अपन इंजीनियर है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। और वो गेट जो भी हो वो लाइफ में कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा अगर तुम खुद से सेटिस्फाइड हो तो। कितने भी मार्क्स हो, 50 मार्क्स हो, 60 मार्क्स हो, कितने भी मार्क्स हो, ठीक है, बट अगर वो मार्क्स तुम्हारे लिए सेटिस्फाइड है तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा ना, राइट? तुम्हें सपोज 20 मार्क्स खाता है तो 20 मार्क्स का ही तुम ट्राई करो। ऐसा नहीं कि तुम 80 के लिए अचीव करो, वो 20 गंवा दो, ऐसा मुझे लगता है। आप शाहरुख देता सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं अब इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करूँगा या उतरूँगा इस रेस में, तो वो डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
उस समय खुद को एसेस करना खुद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि तुम हमेशा दूसरों से अलग हो। मतलब जो चीज़ किसी और के लिए लागू हो चुकी है या उसके लिए वर्क कर चुकी है, ये तुम्हें वर्क करनी ही होगी तुम्हारे लिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए थोड़ा खुद का असेसमेंट करो, अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है उस पे ध्यान दो, अपनी खुद की वीकनेस है उसको भी समझो और स्ट्रेंथ पे वर्क करके अपने आप को आगे लेते चलो। और पेशेंस रखना है, ये एग्ज़ाम्स है, ये बहुत ही पेशेंस रखना बहुत ही मायने रखते हैं इन एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चीज़ पेशेंस रखना है और थोड़ा सा रिलैक्स रखने के भी हर रोज़ खुद को। ऐसा नहीं कि 14-14 घंटे पढ़ाई करी, ये चीज़ पॉसिबल तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा हॉबीज़ या इस चीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है, खुद के माइंड को रिलैक्स रखना है। इससे आपका अटेंशन भी इम्प्रूव होता रहेगा पढ़ाई में, टेस्ट में। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है और खुद को खुश रखना है, खुद को एसेस करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उस पे वर्क करके आगे लेके चलना है, वीकनेस को पहचानना है, उसको कम करते आगे जाना है। और अगर ये फॉलो करोगे आप, परसिस्टेंट रखोगे आपकी जर्नी में, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक हर एक वर्ड को अगर तुम सुनोगे ना, बहुत अच्छा बोले है, इसलिए AR1 है, राइट? तो सन्मति भैया आपने टिप पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ये एक टिप जो 50 टिप के इक्विवेलेंट हो सकती है, जो वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले टिप कोई भी प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेबल है, वो है कि किसी को बताना मत आप प्रिपेयर कर रहे हो। एक तो अपने आप के में प्रेशर बढ़ जाता है, आई या थिंक फिर फैमिली एंड नेबर्स वो भी, हाँ जो भी हो, तो वही है। तो सबसे पहले टिप है कि किसी को मत बताओ कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अपने आप यूपीएससी का तो बताना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। नहीं, अपने आप में प्रिपेयर करो। आपको लगता है कि मैं ये हो पाऊंगा, ये आपको खुद का एनालिसिस के बाद, उसके बाद बता सकते हो कि मैं कर रहा हूँ और मुझे 1 या 2 साल में इसको करना है। सबसे पहले बता दोगे तो एक्चुअली ये बात भी जान लो कि इस बार समझो 247 सीट्स है, तो 247 ही होने वाले हैं। बाकी जो 1-2 लाख जिन्होंने बता चुके कि मुझे करना है, तो उसमें से बहुत सारे लोग होने वाले भी नहीं है। 248 भी नहीं होने वाला। वही तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा अपने आप पे, या आपको भी लगेगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया, यार ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। तो इसको जान लो कि किसी को बताओ मत। ये सबसे पहले मतलब 100 टिप्स के इक्विवेलेंट एक टिप मैं मानता हूँ, किसी को नहीं बताना है। जब आप हो जाओगे तब बताना, मतलब लोगों ने बोलना चाहिए अच्छा आप कर रहे थे क्या, ये यहाँ तक जानी चाहिए बात। अच्छा रैंक आ गया कब कर रहे थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सन्मति भैया ने बताया है कि आपके घर के बाहर अगर मॉल भी बन गया या फिर कोई नया रेस्टोरेंट भी बन गया या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी आके चली गई ना, तो भी आपको पता नहीं चलना चाहिए। इतना आइसोलेटेड रखना है खुद को। और आइसोलेटेड मीन्स आपका जो एरिया है वही आपका वर्ल्ड होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन में हो। नहीं तो आप अननेसेसरी डिमोटिवेट या फिर डिस्ट्रैक्ट टहलने जा रहे तो हाँ वो कर सकते हो। उस बात से मैं ये नहीं बोल रहा कि बताना, मतलब किसी को बताओ मत, लेकिन एक्चुअल में जो भी आप सोसाइटी में हो तो इन्वॉल्व हो जाओ, जो भी करना है यहाँ वहाँ जाना है। जैसे रिलैक्स करेगा वो माइंड। पुणे में मेरे दोस्त जो छुपा के करना है प्रिपरेशन तो घर में करते हैं, तो वहाँ किसी को बताने की जरूरत है नहीं घर में क्या कर रहे हो। नहीं वही लाइब्रेरी कि घर में क्या कर रहे हो। तो बाहर जैसे जाना है, पढ़ाई के शेड्यूल 8 घंटे का है, उसके बाद तो बहुत सारा टाइम एक दिन में भी हर दिन पिक्चर देख सकते हो आप, इतना टाइम निकल सकता है। 8 घंटे जब तुम 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन को लगा रहे हो तब। नहीं तो 2 महीने में एग्जाम निकालना है, 8 घंटे बोला थे यार तूने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टिप किसी से सुनो मत कि 60 दिन में टॉपर कैसे बने, वो नहीं हो सकता। मैं एक टिप दे देता हूँ। एक स्टूडेंट को ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी आपको यूज़फुल कंटेंट मिल रहा है उसके वीडियो में या फिर जहाँ पे भी आपको कुछ भी यूज़फुल मिल रहा है उन लोगों को सपोर्ट करना। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको कैसा फील हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, तभी आपको हम लोग मोटिवेटेड रख सकते हैं आपकी जर्नी में। ठीक है, अपने गुरु लोग, मैं गुरु नहीं बन रहा हूँ पर ये गुरु है आपके, ठीक है। तो आपके लिए गुरु को दक्षिणा देना इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो आपको मोटिवेट करेंगे। सब्सक्राइब करोगे तो ही आएगा। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 2 को लाना बजट के बाहर है, बता रहा हूँ। सब्सक्राइब लाइक आना ही चाहिए। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।